आज लेक्चर 2 है सैलरी का, और सैलरी में लोग क्या चैप्टर पढ़ रहे हैं? रिटायरमेंट बेनिफिट्स। ठीक है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स का मतलब ये हुआ कि जो एम्प्लॉय रिटायर करेगा तो उसको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो रिटायरमेंट के समय जो बेनिफिट्स मिलेंगे वो ये बेनिफिट्स है जिसके कैलकुलेशन हम लोग सीखने हैं। लीव इनकैशमेंट, ग्रेच्युटी, पेंशन, कॉम्पनसेशन रिसीव्ड ऑन रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट का होता है निकाल देना एम्प्लॉय को किसी कारण से। सम रिसीव ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट एंड सम रिसीव ऑफ प्रोविडेंट फंड। ये जो कैलकुलेशन, ये जो बेनिफिट्स होते हैं, ये लमसम अमाउंट दिए जाते हैं एम्प्लॉय को, और ये कहीं ना कहीं फुल्ली टैक्सेबल नहीं होते हैं। कुछ पार्ट इसके टैक्सेबल होते हैं, कुछ पार्ट एग्जेम्प्टेड होते हैं अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट 1961। यहाँ तक हम लोग कल पढ़े थे। आज हम लोग एक बेनिफिट्स जो है वो ग्रेच्युटी, इसके बारे में पढ़ना है। ग्रेच्युटी, जैसा कि ग्रेच्युटी होता क्या है, जैसे कोई एम्प्लॉई है, वो किसी कंपनी में जॉब करता है। मान लीजिए कि यहाँ पर मिस्टर ए है, और ये जो है ये वर्क करता है, वर्क्स इन इन्फोसिस लिमिटेड। ठीक है, और ये वर्क जो कर रहा है सिंस 1993 से जॉब कर रहा है। ठीक है, और इन्फोसिस लिमिटेड में अब ये क्या कर रहा है, रिटायरमेंट ले रहा है, और ये रिटायरमेंट जो है वो 2023-24 में ले रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर 1993 से लेकर 23-24 तक वो कहाँ जॉब कर रहा था? तो एक लगभग कितना साल हो गया? 24 ले लो, मतलब अगर ये 93-94 में जॉब शुरू किया तो कब कितना हो गया? 6 और 24 30 साल। तो लगभग 30 इयर्स वो वर्क किया। 30 इयर्स काम करना किसी एक कंपनी में एक बहुत बड़ी बात होती है। मतलब मिस्टर ए अगर मान लो कि 25 साल का रहा होगा, जब जॉब ज्वाइन किया तो वो 25 साल का रहा होगा। ठीक है, यंग, जस्ट मैरिड या नहीं मैरिड, शादी नहीं हुआ है, और जब वो रिटायरमेंट ले रहा है इन्फोसिस से तो उसकी एज कितनी हो गई है? यानी जिस एज पे वो रिटायरमेंट हो रहा है वहां पर शादीशुदा है, बाल बच्चेदार होगा, हो सकते हैं कि नाती पोते भी होंगे, बच्चे की शादी भी हो गई होगी 55 इयर्स में, हो सकता है। अब 55 इयर्स की एज में जब रिटायरमेंट कर रहा है तो 30 साल तक जब वो जॉब कर रहा था तो उसको हर साल या हर महीने उसको क्या मिल रहा था? इन्फोसिस क्या देगी? सैलरी दे रही थी। तो हर महीने जो सैलरी मिलती है वो सैलरी क्या होता है कि आपके रेगुलर जीवन के लिए आपको पेमेंट मिल रहे हैं, कि आप इससे क्या करेंगे? अपने बच्चे के एजुकेशन पे, हेल्थ पे, इंफ्रा पे, कंजम्पशन पे, लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए, ये सब के लिए आप खर्च करेंगे। दैट्स वाई सैलरी इसको बोलते हैं। सैलरी ये नहीं देता कि सैलरी से तुम घर बना लोगे, सैलरी से तुम जमीन खरीद लोगे, बच्चों की शादी कर लोगे, वो नहीं। वो एक लमसम अमाउंट चाहिए। वो लमसम अमाउंट क्या हो सकता है? When you going to retire from the business, then company will provide you a lump sum amount by way of pension, provident fund. उसी में एक अमाउंट, एक चीज होता है ग्रेच्युटी, सम्मान। तो यहाँ पर ए का डेवलपमेंट हो रहा है और इन्फोसिस का। अब 30 साल पहले इन्फोसिस कहाँ पर थी और 30 साल बाद इन्फोसिस कहाँ पे है? तो आपको लगेगा 30 साल पहले इन्फोसिस का टर्नओवर मतलब 5,000 करोड़ था, या 5,000 करोड़ का उसका कैपिटल एम्प्लॉयड था। आज वो 16 लाख 15 लाख करोड़ की कंपनी बन गई है, मान लो। तो कितनी बड़ी। तो ये कंपनी के डेवलपमेंट में, ग्रोथ में, एक्सपेंशन में किसका मेन रोल होता है? उसके एम्प्लॉय का। यानी वो एम्प्लॉय मिस्टर ए जैसा तो बहुत सारा होगा जो अपने जीवन का बहुत सारा हिस्सा वहां दे रखा है। अब 30 साल तक मिस्टर ए अपने परिवार से दूर, या सुबह 9 बजे जा रहा है, वो शाम को 7 बजे 6 बजे आ रहा है, मतलब दिन भर कंपनी में लगा हुआ है। वो कंपनी के लिए अपने जीवन को कहाँ दे रहा है? वो अपने कंपनी को दे रहा है। और कंपनी क्या दे रही है? एक सैलरी दे रही है। तो कंपनी, यानी यहाँ पर भी कुछ प्रोविजंस आते हैं, लॉ के प्रोविजंस। अगर ऐसा सिचुएशन है तो कंपनी आपको एक मॉनेटरी बेनिफिट्स, मॉनेटरी सम्मान देगी।
कि व्हेन यू गोइंग टू रिटायर फ्रॉम द बिजनेस। तो यहाँ पर इन्फोसिस क्या करेगा कि सैलरी तो दे ही रहा था, इसके ऊपर एक ग्रेच्युटी नाम का चीज दे देगा। ग्रेच्युटी का अगर आप कहें तो ये एक तरीके से मॉनेटरी बेनिफिट्स होता है, यानी मॉनेटरी बेनिफिट्स टू ऑनर द एम्प्लॉय, ऑनर द एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। मतलब कि ग्रेच्युटी क्या है, मॉनेटरी बेनिफिट्स है जो एम्प्लॉय को दिया जाता है उसके सम्मान के रूप में। ऑनर मतलब क्या होता है, सम्मान के रूप में। कब देंगे हम उसको, जब आप रिटायर करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही? तो ये एक ग्रेच्युटी है और इसी के कैलकुलेशन को हम लोग को यहां पर सीखना है। क्या लिखा हुआ पढ़िए। ग्रेच्युटी इज द वॉलंटरी पेमेंट, और डिपेंड करता है आपके जॉब पोजीशन पे। जितना बड़ा जॉब पोजीशन है उतना ज्यादा ग्रेच्युटी, जितना कम जॉब पोजीशन उतना कम ग्रेच्युटी मिलेगा, बट ग्रेच्युटी मिलता है। और ग्रेच्युटी परमानेंट एम्प्लॉय को, वर्कर वेजेज जो लेबरर है उनको नहीं मिलेगा, या 1-2 साल आप जॉब करते हो उसके लिए नहीं मिलेगा। तो ग्रेच्युटी द वॉलंटरी पेमेंट रिसीव बाय एन एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ग्रेच्युटी रिसीव बाय एम्प्लॉय इज नॉट फुल्ली टैक्सेबल। तो जो कंपनी आपको पेमेंट करेगी पूरे पैसे, वो पूरे के पूरे टैक्सेबल नहीं होते हैं। कुछ पार्ट टैक्सेबल है, कुछ पार्ट क्या हो जाएंगे, एग्जेम्प्ट हो जाते हैं। एग्जेम्प्ट मतलब उसमें टैक्स में छूट, उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। सम पार्ट्स ऑफ ग्रेच्युटी इज टैक्सेबल एंड सम पार्ट्स ऑफ ग्रेच्युटी इज एग्जेम्प्टेड। देयर इज अ लिमिट ऑफ एग्जेम्पशन, एग्जेम्प्टेड ग्रेच्युटी फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। और ये लिमिट कौन डिसाइड करता है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है। फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल ग्रेच्युटी एम्प्लॉय हैज बीन कैटेगराइज्ड इनटू 2 पार्ट्स। अब ग्रेच्युटी के कैलकुलेशन यानी ग्रेच्युटी कितना टैक्सेबल होगा, कितना एग्जेम्प्ट होगा, उसके लिए एम्प्लॉय को 2 कैटेगरी में डाला गया है। जैसे अगर कोई एम्प्लॉय इन्फोसिस कंपनी में जॉब करता है तो इन्फोसिस नॉन गवर्नमेंट कंपनी हो गई, प्राइवेट सेक्टर की हो गई, तो उसको हम सेकंड कैटेगरी लेंगे, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। लेकिन कोई पर्सन अगर पंजाब नेशनल बैंक में जॉब करता है, या भेल एनटीपीसी में जॉब करता है, रेलवे में जॉब करता है, ओएनजीसी में जॉब करता है, नाम सुने सब कंपनी का, दीज आर द गवर्नमेंट कंपनी, और ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहलाएंगे। दोनों के अलग अलग ट्रीटमेंट होंगे। अब यहां पर देखिए, द मैक्सिमम लिमिट ऑफ ग्रेच्युटी इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सैलरी इज ₹20 लाख। मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम लिमिट का मतलब ये होता है कि अधिक से अधिक कितना। अगर मान लो किसी को 50 लाख रुपया ग्रेच्युटी मिलता है, किसी को 50 लाख ग्रेच्युटी मिलता है, तो 20 लाख, पहला 20 लाख पे आपको टैक्स नहीं लगेगा, तो 30 लाख तो बच गया एक्स्ट्रा, उस पर आपको टैक्स देने पड़ेगा। 20 लाख कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है जब कंपनी में कोई एम्प्लॉय रिटायर करता है 30 साल बाद। ये एक बार का रकम थोड़ी है कि हर साल मिलते रहेगा। ये तो जब रिटायर कर रहे हैं आप 30 साल 35 साल अपने जीवन का पूरा समय करते हो तब, है ना। तो उस समय देखिए कोई रिटायरमेंट जो कोई एम्प्लॉय लेता है, चाहे सरकारी कंपनी से या बड़ी प्राइवेट कंपनी से, तो उनको एक लंप सम अमाउंट मिलता है, उसी अमाउंट से बहुत कुछ करते हैं वो लोग। क्या कर सकते हैं, रिटायरमेंट का पैसा अलग होता है, ग्रेच्युटी अलग होता है, दोनों ही। देखिए रिटायरमेंट बेनिफिट्स में, रिटायरमेंट में बहुत सारे बेनिफिट्स हो गए। जैसे हमने बताया कि रिटायरमेंट समय में आपको जो पैसा मिलता है तो वो एक प्रकार का पैसा नहीं रहता है, वो इस प्रकार के पैसे रहते हैं। मान लीजिए कि आप लीव वाले समय में भी आपने काम किया तो उसका कैलकुलेशन किया जाएगा, तो उसका पैसा मान लो कि 2 लाख बनता है, ग्रेच्युटी का मान लो 5 लाख बनता है, पेंशन का आपको 6 लाख बनता है, प्रोविडेंट फंड का मान लो 10 लाख बनता है, 20 लाख बनता है, तो सबको जोड़ के मान लो कि 50 लाख रुपया मिल रहा है। तो 50 लाख जो है तो लमसम अमाउंट है जो आपको मिल रहा है कंपनी दे रही है, बट 50 लाख एक सोर्स का नहीं है ना, 50 लाख तो अलग अलग डिफरेंट सोर्स है। ये ग्रेच्युटी का पार्ट, तो डिफरेंट सोर्स के टैक्सेबिलिटी चेक करने पड़ेंगे। 50 लाख का टैक्स नहीं चेक करना, डिफरेंट ग्रेच्युटी का इतना है, मान लो चलो ठीक है, इतना में इतना टैक्स नहीं लगेगा, तो इसका टैक्स, पेंशन का इतना, इसका इतना, उसका इतना। सैलरी ही मिलता है तो सैलरी जो पैसे मिलते हैं तो वो सिर्फ बेसिक पे ही थोड़ी होते हैं। सैलरी में क्या क्या मिल सकता है, यही सब सैलरी का पार्ट ना। जैसे बेसिक मिलता है, डीए अगर है,
आप मान लीजिए हिल एरिया में काम करते हैं, आपको लंच अलाउंस मिलता है, टिफिन अलाउंस, लंच अलाउंस भी होता है। आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं, उसके लिए एजुकेशन अलाउंस मिलता है। बच्चे हॉस्टल में रहते हैं तो उनको उसके अलाउंस मिलते हैं। तो जैसा जैसा आप मान लीजिए आप बाहर काम करते हैं, आपको HRA हाउस रेंट के अलाउंस मिलता है, रेंट पे एकोमोडेशन मिलता है। आप बड़े पोस्ट पे, आपको कंपनी कार देती है, आपको ड्राइवर देती है, आपको घर दे रखा है, एक मेड रखा है, एक माली देख रखा है, एक स्वीपर दे रखा है, सब कंपनी प्रोवाइड कर रही है। तो सब कंपनी जो प्रोवाइड कर रही है तो उसके पेमेंट कंपनी कर रही है, लेकिन वो कंपनी पेमेंट करते हुए भी वो पैसा आपके नाम पे चढ़ेगा, ये सैलरी के रूप में इतना इनको गया है, सरकार उसका टैक्स लेगी आपसे। कुछ बेनिफिट्स होते हैं जो मॉनेटरी होते हैं, कुछ नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स, जैसे मान लो कि आपको फर्नीचर मिल गया, टीवी मिल गया, AC मिल गया, घर मिल गया, तो नॉन मॉनेटरी है, उसका पैसा थोड़ी मिल रहा है आपको, लेकिन आपको फैसिलिटी तो मिल रहा है ना। आपको कार मिल रहा है, तो कार मिल रहा है तो क्या है, फैसिलिटी मिल रहा है। चलिए आगे देखिए, तो मैक्सिमम लिमिट कितना है ग्रेचुइटी का, 20 लाख। तो ग्रेचुइटी का कैलकुलेशन ऑफ ग्रेचुइटी, अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी विच इज टू बी इंक्लूडेड इन द सैलरी। देखो ये बुआ बातें नहीं करना, बाहर का होगा। यहाँ पर एम्प्लॉय को दो कैटेगरी में डाला गया था, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय और एक, अब गवर्नमेंट में क्या आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट आ जाएगा, या एम्प्लॉय ऑफ लोकल अथॉरिटी। मान लो कोई नगर निगम में जॉब करता है, नगर निगम जानते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सब लोकल अथॉरिटी का, कोई पंचायत में, कोई ब्लॉक, वो शहरी ब्लॉक में जॉब करता है, पंचायत में मान लिया अकाउंटेंट का जॉब कर रहे हैं, कुछ भी। अब बिहार सरकार के अंदर या स्टेट गवर्नमेंट में कोई जॉब, बिहार सरकार का जॉब, मान लीजिए जैसे बिहार स्टेट, जैसे रोड, ये ट्रांसपोर्ट का है, मान लीजिए है ना, ट्रांसपोर्ट, FCI गोडाउन सब हो गया, ये सब सरकारी होते हैं। क्या होते हैं, सरकारी। तो यहाँ पर अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और ग्रेचुइटी मिले 50 लाख मिल जाए, पूरा का पूरा क्या होगा, सरकारी नौकरी लोग इसीलिए करते हैं कि सरकारी नौकरी करने से यही फायदा है कि तो परमानेंट हो जाएगा। अब एक न्यूज आया था इधर 2 दिन पहले कि एक लड़की जयमाला के समय में, उस लड़की को पता चलता है कि जो जिससे मेरी शादी हो रही है वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो जब शादी नहीं करती है, और जिस कंपनी में जॉब करते रहता है उस कंपनी से उसकी सैलरी 1.5 लाख रुपए पर मंथ आते रहती है, मतलब 18 लाख रुपए का उसका पैकेज है, फिर भी वो लड़की शादी नहीं करती है। पता नहीं क्या है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 18 लाख रुपया मिलता है तो बहुत बड़े पोस्ट पे होता है, बहुत बड़ा पोस्ट, मतलब कोई ऑफिसर ग्रेड का होगा। तो ऐसे सिचुएशन, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि प्रॉपर सेटल पैसा कमा रहा है ना, स्किल्ड है ना, एफिशिएंट है। चलो तो यहाँ पर ग्रेचुइटी रिसीव बाय दोज एम्प्लॉय आर फुल्ली एग्जेम्प्टेड, कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन में कहीं भी लिखे कि राम इज द गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिसीव ग्रेचुइटी ऑफ इतना, हाउ मच अमाउंट विल बी टैक्सेबल, नथिंग विल बी टैक्सेबल एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात होगी तब यहाँ पर ध्यान रखेंगे, 2 पॉइंट पकड़ना है। कहता है कि ग्रेचुइटी रिसीव बाय द नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज पार्शियली समझते ना, कुछ पार्ट टैक्सेबल और कुछ पार्ट, तो पार्शियली टैक्सेबल एंड पार्शियली एग्जेम्प्टेड। The amount of taxable gratuity is calculated by the applying following formula. For calculation of taxable amount of gratuity, the non-government employee is categorized into the 2 parts. गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो छोड़िए दो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय सीधे भूल जाओ, गवर्नमेंट का टैक्स नहीं लगता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो भी ग्रेचुइटी से करेगा उसका टैक्स नहीं लगेगा। गवर्नमेंट में क्या आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एम्प्लॉय ऑफ द लोकल अथॉरिटी। अब जो नॉन गवर्नमेंट है इसके यहाँ पर कैलकुलेशन जो इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ या गवर्नमेंट जो है एम्प्लॉय जो है वो कवर है अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972, तो अगर कोई एम्प्लॉय कवर्ड है अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 तो इसके कुछ नियम बनेंगे, और एम्प्लॉय अगर कवर नहीं है 1972 में तो इसके कुछ और नियम बनेंगे। कैलकुलेशन देखिए,
पहला जो पॉइंट है दोनों का मैक्सिमम लिमिट कितना बोले थे हम 20 लाख, वो है मैक्सिमम। यहां बोलता है कि लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड। लिस्ट मतलब ये 3 यहां पॉइंट है, यहां भी 3 पॉइंट है। इस 3 पॉइंट में जो सबसे कम आएगा वही एग्जेम्प्ट होगा। सर मान लीजिए हम 18 लाख रुपया रिसीव किए तो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा? नहीं। मान लो इसमें से कोई पॉइंट, जैसे ये थर्ड पॉइंट आ गया 16 लाख रुपया, तो कितना एग्जेम्प्ट हो जाएगा? 16 लाख एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 2 लाख टैक्स होगा। लिस्ट मतलब क्या होता है? लिस्ट मतलब वेरी गुड, कम, सबसे कम। सॉरी, यानी इसमें से जो कम होगा वही एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो पहला लिमिट है 20 लाख रुपए का। दूसरा देखिए ग्रेच्युटी कितना रिसीव किए, ग्रेच्युटी कितना रिसीव किया है, 2 पॉइंट तो क्लियर है। थर्ड पॉइंट में याद रखिए सैलरी का हम एवरेज करेंगे। लास्ट मंथ एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट मंथ इनटू नंबर ऑफ ईयर सर्विस। जैसे वो मान लो 30 साल जॉब किया, कितना साल जॉब किया? यहाँ 30 साल से मल्टीप्लाई करेंगे। मान लो कि आपको सैलरी 50,000 रुपया है तो 50 गुना 30 कर देंगे, 50 गुना कितना कर देंगे? 30, ठीक है। और इनटू करेंगे 15/26, यहाँ 26 लेंगे एज पर लॉ 26 दिन दिया हुआ है, ये ग्रेच्युटी एक्ट के अनुसार है। सर 26 क्यों लेंगे? संडे को यहाँ पर एक्सक्लूड कर दिया गया है, इसलिए 26 ले रहे हैं। लेकिन यहां जो आएगा फॉर्मूला वहां पर एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स, यहां पर सिर्फ लास्ट मंथ का बोल रहा है। ग्रेच्युटी एक्ट में लास्ट मंथ मतलब जैसे हम जिस मान लो कि जनवरी में रिटायर किए और जनवरी से पहले दिसंबर वाला जो सैलरी था हमारा 50,000 था, तो यहाँ 50 लेंगे। लेकिन सर सैलरी हमेशा चेंज होता है ना। मान लो कि पहले 6 महीना में 50,000 था, उसके पहले 4 महीना में 45,000 ही था, तो 50,000 गुने 6 3 लाख हो गया। अब 45,000 गुने 4 कितना हो गया? 4 4 16 5 20, 1,80,000 हो गया। तो 3 लाख प्लस 1,80,000 कितना हुआ? 4,80,000। तो 4,80,000 कितना महीने का हो गया? 10 महीने का। तो उसका एवरेज कितना होगा? 48,000। कैसे? 4,80,000 डिवाइड बाय 10 कर देंगे तो एवरेज सैलरी मंथली कितना बन गया 10 महीने का? 48,000। लास्ट मंथ का तो 50,000 है, बट अगर हम पिछले 10 महीने का हम कैलकुलेट करते हैं तो मेरा कितना बनता है? 48,000। तो बोलता है एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 months इनटू नंबर ऑफ ईयर सर्विस। 30 साल जॉब किया आपने, 30 साल ले लीजिए। और यहां पर 15/26 था, यहां पर क्या है? 1/2, हाफ करना है। कब करना है? जब ग्रेच्युटी एक्ट नहीं होगा तब। ग्रेच्युटी एक्ट होगा क्या होगा? 15/26। 2 पॉइंट 15/26 आएगा कहां पर? ग्रेच्युटी एक्ट वाले में। लास्ट मंथ सैलरी कब आएगा? कहां आएगा? ग्रेच्युटी वाले में। और जो ग्रेच्युटी एक्ट में नहीं है वहां पर जाएगा 10 महीने का एवरेज प्लस 1/2। कोई दिक्कत नहीं है। ए बुआ बात नहीं करो। अब देखो ध्यान से, अगर सर्विस कोई 25 साल 8 महीना किया है तो उसको हम कितना काउंट करेंगे? 26 साल। और अगर 25 साल 4 महीना काउंट किया है तो कितना काउंट करेंगे? 25 साल। मतलब कि 5 महीने 6 महीना से अगर नीचे है तो उसको हम नहीं मानेंगे। बोलता है 1 year will be considered when service are of 6 months। और 25 साल 6 महीना तो 26 साल, 25 साल 7 महीना 26 साल, 25 साल 5 महीना 25 साल, 6 महीने से कम 25 साल। ठीक है, नोट किए थे ये। एक चीज और, सैलरी में क्या क्या आएगा जब ग्रेच्युटी कैलकुलेट करें? सैलरी में क्या क्या चीज आएगा वो ध्यान रखिएगा। सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ ग्रेच्युटी विल बी कैलकुलेटेड एट बेसिक पे प्लस डियरनेस पे। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे सीखेंगे। प्लस डियरनेस अलाउंस, डीए विद टर्म्स ऑफ अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और नॉट, कमीशन, बोनस, फी, एचआर फुल फॉर्म होगा हाउस रेंट अलाउंस विल नॉट बी इंक्लूडेड इन सैलरी। सैलरी में नहीं है ये। सैलरी कौन सा सैलरी? जब ग्रेच्युटी के लिए सैलरी कैलकुलेट करेंगे तब की बात करते हैं। सैलरी फॉर 15 डेज विल बी कैलकुलेटेड एज सैलरी फॉर लास्ट मंथ इनटू 15/26 जो पहले आपने पढ़ा है। इसको नोट किए थे क्या? हाँ नहीं नोट किए हैं। कितना बच गया है आपका? ये नोट किए हैं? इसका इमेज ले लीजिए फोटो। एक काम करते रहिए, अब इसको पीडीएफ जो है यहाँ तक हम डाल देते हैं ग्रुप में। ठीक है,
जितना पढ़ा है उतना हम डालते हो, सीधा नहीं डालेंगे।